तो फ्रिक्शन कब होता है? फ्रिक्शन एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स when two bodies when one body is sliding over another body is sliding over another body और टेंड्स टू स्लाइड, मतलब या तो स्लाइड कर रहा है या स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, और टेंड्स टू स्लाइड मतलब स्लाइड करने की कोशिश करना, टेंड्स टू स्लाइड, frictional force develops, frictional force develops at point of contact which is tangent to the surface in contact, which is tangent to the surface in contact, tangent to the surface in contact. टेंजेंट होता है नंबर वन, नंबर टू मतलब जब एक बॉडी स्लाइड कर रहा है या स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाता है, और वो हमेशा टेंजेंट होता है, टेंजेंट वर्ड याद रखना, टेंजेंट होता है, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस relative motion between two bodies, relative motion between two bodies, two bodies. देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्चुअली टेंजेंट वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सपोज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देन हाँ, और सपोज कर लो ये ग्राउंड है, या कोई दूसरा बॉडी ले लेते हैं, दिस इज अनदर बॉडी लेट्स से। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, जब वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, दोनों जो मोशन हो रहा है उसको अपोज करेगा, ये हमेशा टेंजेंट होता है, टेंजेंट टू द सरफेस इन कांटेक्ट, इज इट क्लियर? तो आर यू गेटिंग? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्पोनेंट डेफिनेशन पार्ट। हो गया डेफिनेशन? यस ओके, नाउ एक्चुअली हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, देयर आर थ्री टाइप्स, नंबर वन स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर टू काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कुछ पुराने बुक में स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन।
ठीक है, all three are friction. So let me start make you understand just here. मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहाँ पे समझाने के लिए. Let's say here. Okay. Now I'm taking just here one more diagram here. Now I'm taking one more diagram here. There's a ground in contact. Let's say it's a placed over ground. And this is a block basically. This is a block here. And this is a ground. It's a ground here. And you want to move this block over this ground. So you have to apply the force. So मेरी बात ध्यान से सुनो. No F हम दो वर्ड यूज करेंगे जस्ट हियर. हम यूज करेंगे here. F is the force applied. Capital F is a force applied. A small f is frictional force. Frictional force. ये बात ध्यान रखना. अच्छा. Listen carefully. No force applied. No friction. ये पहले स्टेटमेंट से आप सेटिस्फाई हैं, एग्री हैं क्या? Boys and girls, are you agree with the first one, first diagram? अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा. फ्रिक्शन तो तभी आता है जब आप उसमें मूव करने की कोशिश करोगे या चेंज को या मूव करोगे, then only it will come. So are you getting the first case why friction is zero? Because applied force is zero. Is it clear? Okay. Yes, sir. Now अब आपने क्या किया, इसको फोर्स अप्लाई किया F. फ्रिक्शन बहुत स्मार्ट है. उसने भी क्या किया, जैसे ही आपने उसको मूव करने की कोशिश ना, फर्स्ट वन वेलोसिटी जीरो बेटा, वेलोसिटी इज जीरो. जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया फ्रिक्शनल फोर्स एकदम से डेवलप हो जाएगा. अब वो क्या करेगा, जैसे वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा और वो क्या करेगा, उसका मैग्नीट्यूड और अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स इज जीरो एंड अगेन वेलोसिटी इज जीरो. आप कहेंगे ये क्या हुआ, हमने तो फोर्स अप्लाई किया, मूव नहीं किया. हाँ होता है ना, वो हैवी बॉक्स आप फोर्स अप्लाई कर रहे नहीं मूव कर रहा, उसमें क्या है. ठीक है, आपने सोचा मैं इसको मूव करके रहूंगा, तो मैं फोर्स एक काम करता हूं, बढ़ा देता हूं. ठीक है, आपने अपने फोर्स को बढ़ा दिया, तो ठीक है बढ़ा दीजिए फोर्स, उसमें क्या प्रॉब्लम. आपने फोर्स को इंक्रीज किया. फ्रिक्शन भी बहुत क्लेवर है. जैसे ही आपने फोर्स को इंक्रीज किया, उसने भी अपने आप को इंक्रीज किया सेम प्रोपोर्शन में और फिर से कैंसिल कर दिया एंड अगेन वेलोसिटी इज जीरो, इट इज नॉट मूविंग. मतलब आपने फोर्स अप्लाई नहीं था. इसमें क्या समझ में आ रहा है बेटा, कि जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाते हो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके प्रोपोर्शनल वो इंक्रीज होता है. वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. अब आपने सोचा बहुत हो गया, मैं तो इसको मूव करके रहूंगा, मैं और फोर्स लगाऊंगा. ठीक है, तो आपने क्या किया, लुक हियर, व्हाट यू डिड, एक मिनट का, व्हाट यू डिड, आपने फोर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया. यू वांट टू मूव दिस ब्लॉक एनीवे. इज इट क्लियर? तो जस्ट हियर, तो आपने फोर्स और ज्यादा लगा दिया. लेकिन फ्रिक्शनल ने भी बहुत कोशिश की और अपने मैग्नीट्यूड को आपके बराबर लाने की कोशिश किया, लेकिन उसकी एक लिमिट है. एक लिमिट के बाद वो अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाता है.
इसको बोलते हैं, ये भी बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद अपने आप को नहीं बढ़ा पाता। मतलब देखो, तुम अगर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे, वो भी थोड़ा फोर्स अप्लाई करके कैंसिल कर देगा तुम्हारे फोर्स को। तुमने फोर्स ज्यादा इंक्रीज किया, उसने भी उसको अपोज करने के लिए इंक्रीज किया, उस पर कैंसिल कर दिया। लेकिन फोर्थ डायग्राम में आपने जब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो वो, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक, मतलब अपनी लिमिट पे आ गया। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब नाउ इट इज गोइंग टू मूव, just going to slide, going to slide। आपको क्या समझ में आया कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है बेटा। तुम फोर्स जीरो अप्लाई करोगे, वो भी जीरो अप्लाई करेगा, कैंसिल कर देगा। तुमने फोर्स, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लुक हियर, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, आपने 2 न्यूटन अप्लाई किया तो वो भी 2 न्यूटन अप्लाई करके कैंसिल कर देगा। आपने सोचा मैं बढ़ा देता हूं, एक काम करता हूं मैं 6 न्यूटन अप्लाई करता हूं, वो भी 6 न्यूटन अप्लाई करता है, कैंसिल कर देता है। आपने सोचा मैं 8 न्यूटन अप्लाई करता हूं, तो वो 8 न्यूटन अप्लाई करेगा, लेकिन अब वो मैक्सिमम पे आ गया, इससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर पाएगा। नाउ ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, इसका sir. मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या होता है, इसका मतलब समझ में आया। स्टैटिक फ्रिक्शन इज, नंबर वन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स। सेकेंड पॉइंट, ये जो एफएस मैक्स है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज फ्रॉम 0 टू एफएस मैक्स, उसकी रेंज 0 से लेके एफएस मैक्स तक जा सकता है। ये बात बेटा समझ में आया? कॉपर ऑन द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो मैं भी काइनेटिक समझाता हूं फिर। सर वो रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या बताया आपने? वो रेंज ये बताया बेटा, देखो पहले 0 था, फिर 2 न्यूटन आया, फिर 6 न्यूटन आया, फिर वो मैक्सिमम पे चला गया 8, उससे अधिक तो नहीं जा सकता। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से लेके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक होती है। जैसे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। सपोज तुम्हें कोई टेबल मूव करनी है, तो हैवी बॉक्स मूव करना, ठीक है, आपने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, बॉक्स मूव नहीं किया। आप कहें बॉक्स मूव क्यों नहीं किया? क्योंकि फ्रिक्शन ने आपके फोर्स को कैंसिल कर दिया। फिर आपने फोर्स और बढ़ाया तो वो भी अपने आप को और बढ़ाता है और आपके फोर्स को कैंसिल कर देता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन इसको रोक पाएगा क्या? इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद वो अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाता। तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी? फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये याद रखना बच्चा, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का होता है। फॉर्मूला जो हमारे पास होता है किसका होता है? वो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट, बाकी जो मैक्सिमम से नीचे वाला होगा उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होता है। यहां पे देखो ध्यान से, हियर frictional force is equal to applied force. Here also frictional force is equal to applied force. Here also frictional force is equal to applied force. Near about it, just going to slide, just slide करने जा रहा है बस। सर ये एफ एस मैक्स फिक्स्ड वैल्यू होती है क्या?
नहीं, it depend on the nature of the surface in contact. Once you complete inform me, तो मैं आगे फिर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन समझाता हूँ। सर इसके ऊपर क्या है? अभी ज्वाइन किया क्या? हाँ, कुछ नहीं बेटा, फ्रिक्शन की डेफिनेशन है इसके ऊपर। फ्रिक्शन ने भी आज स्टार्ट किया। ये हुआ है मेरा। अच्छा ठीक है। मतलब आपके देखो तुम्हारे पास तो मस्कुलर पावर है ना, तो तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो तुम कितना भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फ्रिक्शन के पास तो कोई ऐसा कुछ जनरेटिंग पावर तो है नहीं, तो वो इसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद वो इंक्रीज नहीं कर पाता। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये फनी एग्जांपल। सपोज कर लो आपको कोई फ्रेंड है, आपको पुश कर रहा है, तो उसने सपोज कर लो तुमको धीरे से पुश किया, तो तुम अपने आप को रोकने के लिए धीरे से आप भी फोर्स अप्लाई करो, लेकिन उतना ही फोर्स अप्लाई करोगे ना। फिर उसने फोर्स बढ़ाया तो फिर आपने भी थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिया, फिर उसने भी फोर्स बढ़ाया तो आपने भी फोर्स बढ़ाया गया, लेकिन एक लिमिट के बाद आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे अगर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, एक लिमिट के बाद वो अपने आप को एक्सीड नहीं कर पाता है। और वो लिमिट क्या है वो देखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या आती है। तो वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, डन सर। ओके नाउ अब मैं आपको काइनेटिक, अच्छा एक बार सपोज करो ना, दिस डायग्राम इज फॉर व्हेन इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, ये बस स्लाइड करने जा रहा है, अच्छा ठीक है। लेकिन जैसे ये स्लाइड करने लगेगा ना तो फिर उतना फोर्स नहीं देना पड़ता। आपको मालूम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में डिफिकल्टी होती है, एक बार वो मूव करना स्टार्ट कर देता है ना, तो फिर उतना फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ता जितना आपने पहले अप्लाई किया था। सी हियर, सपोज ये सेम ऑब्जेक्ट अब ये मूव करना स्टार्ट हो, सेम ऑब्जेक्ट सपोज कर लो मूव करना स्टार्ट हो गया, लुक हियर लाइक दिस वे। अब उतना फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ेगा जितना आप पहले अप्लाई कर रहे थे। हाँ, आप देखिए ना किसी हैवी बॉक्स को आपको मूव करने में इनिशियली मुश्किल होती है, लेकिन एक बार मूव करना स्टार्ट कर देता है तो आप उससे थोड़ा सा स्लाइटली लेस फोर्स भी अप्लाई करोगे तो भी वो मूव करता रहेगा। इज इट क्लियर? तो अब थोड़ा सा एरो का साइज छोटा कर दे रहे हैं। नाउ अब आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, Fk, that is kinetic friction and this is applied force। ये थोड़ा सा कम होता है बेटा, ठीक है, रिमेंबर ये इसके एरो का साइज थोड़ा छोटा बना लेना, थोड़ा सा कम होता है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? कि लाइक दिस वे इसका थोड़ा साइज छोटा बना देते हैं।
फिर उतना नहीं अप्लाई करना पड़ता है जितना पहले था, ठीक है। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। तो इसी तरह से, अच्छा, नाउ इट इज इन मोशन, अब वो मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। नो, तो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन? लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नाउ कम टू द ग्राफ, ग्राफ से समझाता हूं, कॉपी कर लीजिए। काइनेटिक एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रिमेंबर काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बात ध्यान रखना, वो थोड़ा सा कम होता है। मतलब कहते हैं ना किसी स्टूडेंट के लिए जिसकी पढ़ाई में स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, एक बार मतलब उनको ये समझ नहीं आता मैं पढ़ाई स्टार्ट कैसे करूं, बट वंस स्टार्टेड तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आता, फिर फ्लो बनता चला जाता है। बस सेम थिंग होता है, ऑब्जेक्ट को मूव करना मुश्किल है, लेकिन एक बार वो स्टार्ट हो जाता है ना मूव करना, तो फिर उतना फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ता जितना आपने पहले अप्लाई किया था उसको मूव करने के लिए। ओके, अब ग्राफ देखो जरा, लुक हियर, लेट मी प्लॉट अ ग्राफ, जस्ट ये है अप्लाइड फोर्स, and this is here, it's a frictional force. इनिशियली जो ग्राफ मिलता है बेटा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे कैसे, जस्ट ध्यान से, मैंने आपको बताया था अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो है। फिर जैसे जैसे आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, रुकिए, आपने स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स F1 अप्लाई किया, वेट, अप्लाइड फोर्स, हाँ इससे करते हैं, अप्लाइड फोर्स F1 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसके इक्वल आ जाता है, Fs1 स्टैटिक फ्रिक्शन 1। आपने फोर्स को इंक्रीज किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही बहुत होशियार है, वो भी अपने आप को इंक्रीज कर लेता है सेम प्रोपोर्शन में, ये दोनों इक्वल हो। फिर जैसे आपने इंक्रीज किया, रुकिया, उसने आप अपने आप को भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर लिया, Fs3। अब आपने और ज्यादा इंक्रीज किया और आप एक मैक्सिमम वैल्यू पे आ गए, Fs मैक्स, नहीं मैक्सिमम नहीं, सॉरी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं, हाँ आप मैक्सिमम वैल्यू पे आ गए, दैट इज F4। तो ये जो फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद वो अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है। नाउ ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू, ये मैक्सिमम पे आ गया बेटा। मतलब आप कहेंगे सर ये क्या होगा, ये ऐसे हो रहा है, देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन 1 इज इक्वल टू F1, स्टैटिक फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू F2, स्टैटिक फ्रिक्शन 3 इज इक्वल टू F3। लेकिन जैसे ही तुम मैक्सिमम पे आओगे वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम F4, नाउ इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, अब वो स्लाइड करने जा रहा है, जस्ट गोइंग टू स्लाइड। लेकिन जैसे ही वो स्लाइड करना स्टार्ट होगा एकदम से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स,
एकदम से काइनेटिक आ जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा, और उसमें काइनेटिक आ जाएगा। हियर जस्ट वेट, काइनेटिक आ जाएगा। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, and remember this kinetic friction is less than static friction maximum। और लेकिन हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ज्यादा नहीं रहता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता रहता है। तो ये जो यहां तक इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, यहां पे इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, going to slide। here it is sliding, kinetic friction फिक्स होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है, स्लाइडिंग। here it is not sliding। are you getting all the three parts? Yes sir। तो आपको न्यूमेरिकल का जैसा बहुत ध्यान देना पड़ता है। बच्चे बेसिकली कहाँ पे मतलब ट्रैप हो जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन में, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम तक। काइनेटिक की तो चलो एक ही वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर? कॉपी ऑन दिस ग्राफ। Yes sir। Then sir, Wait, sir. ग्राफ ठीक से बना लेना, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर है क्या? ये स्लाइड है, ये मैंने स्लाइड लिखा हुआ है, जस्ट गोइंग टू स्लाइड। हियर इट इज स्लाइड। सर इसमें पोटेंशियल फ्रिक्शन नहीं होता है क्या? कौन सा बेटा, फिर से बोलिए। पोटेंशियल फ्रिक्शन। पोटेंशियल फ्रिक्शन नहीं, वो हम लोग नहीं ले रहे, पोटेंशियल फ्रिक्शन नहीं। ओके सर। वैसे कहाँ पढ़ा आपने पोटेंशियल फ्रिक्शन? सर वो ग्रेविटेशन में 9th में था ना कि पोटेंशियल और काइनेटिक जब फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट का तो कांस्टेंट रहता है, वो वाला। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो हम लोग एक्चुअली भी सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाद में हम चल के लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे, फिर गैसेस के बारे में बात करेंगे। मतलब फ्रिक्शन सॉलिड में भी होगा, तो एक्चुअली जानते हो क्या होता है, सॉलिड में होता है तो उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, और लिक्विड्स में होता है तो उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस बोलते हैं, विस्कस फोर्स। और एक गैसेस में होता है तो उसको बोलते हैं विस्कस ड्रैग। एक्चुअली होता है फ्रिक्शन है, नाम अलग अलग हो जाते हैं बस, लेकिन फ्रिक्शन अगर वर्ड बोलते हैं तो समझ लो सॉलिड की बात कर रहे हैं। ओके, यस सर। so once you complete inform me। Done, sir. डन, ओके। नाउ अच्छा, अब जरा फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला तुम्हारे पास किसके लिए है? तुम्हारे पास फॉर्मूला इसके लिए है बेटा, ये इसके लिए नहीं है। नो, फॉर्मूला इसके लिए है और इसके लिए। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस। तो इसके याद रखना, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू से नीचे होगा तो फॉर्मूला नहीं मिलता है, फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वली होता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब दोनों के फॉर्मूलेस क्या आते हैं।
लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, यू कैन से, हाँ। तो ये ध्यान रखना कि आपको याद है हमने आपको एक बार नॉर्मल फोर्स पढ़ाया था, और लेकिन नॉर्मल फोर्स का उसके बाद हमने कभी यूज नहीं किया था। एक्चुअली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। आपको याद है, जस्ट लेट मी जस्ट मेक यू रिमाइंड, ओके, जस्ट याद है हमने टेंशन पढ़ा था, नॉर्मल, हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, देखो ये नॉर्मल फोर्स पढ़ा था हमने, बॉयज एंड गर्ल्स वी स्टडी इन नॉर्मल फोर्स, हाँ। फिर मैंने नॉर्मल फोर्स बताया था कि नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल होता है, नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा होता है, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड फोर्स होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे फ्रिक्शन में एक्चुअली नॉर्मल फोर्स आता है, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स का अब यूज करेंगे, ठीक है, हाँ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। आर यू गेटिंग? कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, limiting force of static friction is directly proportional to normal force। वो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन जाता है और गेट अ कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी म्यू एस, और एन आपको निकालना पड़ेगा वहां से। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, आर्गुमेंट मैंने आपको बताया था। नॉर्मल फोर्स याद करिए, हाँ जस्ट, हाँ मैं थोड़ा सा इधर नॉर्मल फोर्स को थोड़ा सा वापस इंट्रोडक्शन कर देता हूं। आपको याद है मैंने आपको बताया था अबाउट नॉर्मल फोर्स। जो लोग एब्सेंट होंगे वो थोड़ा ध्यान दे देना, ये लेक्चर मेरा पिछला लेक्चर देख लेना रिकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वो यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर वो सरफेस पे रखा है तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल बताया था हमने, ग्राउंड पे रखा है तो क्या बताया था, इसका मास m है, तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल था, वेट के इक्वल था। हाँ, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वो इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो, अगर वो इंक्लाइन प्लेन पे होगा देन, तो मैंने आपको बताया था इधर आता है mg sin थीटा, याद है, इधर आता था mg cos थीटा, इधर mg cos थीटा, और इधर आता था नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो है वो mg cos थीटा होता है। और एक थर्ड केस बताया था कि अगर तुम इस तरह से उसको पुश कर रहे हो अगेंस्ट द वॉल, ब्लॉक को इस तरह से पुश कर रहे हो अगेंस्ट द वॉल हियर, तो नॉर्मल फोर्स इधर आएगा हियर, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो सब अलग अलग होता है, लेकिन हर बार नॉर्मल फोर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। mg cos थीटा हो सकता है, नॉर्मल फोर्स वेट हो सकता है, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू रखनी पड़ेगी फॉर्मूले में, ठीक है। और वेयर म्यू एस इज व्हाट, वेयर म्यू एस कॉल्ड coefficient of static friction, coefficient of static friction, static friction, it's a pure number, it's a pure number, it's a number, is a number, has no unit and dimension, has no unit and dimension. Comment on this static friction. फॉर्मूला है ना, छोटा फॉर्मूला यार, इतना वो नॉर्मल फोर्स पे एक्चुअली डिपेंड करता है।
हाँ प्राची तुम्हारी आवाज कट रही है। हाँ हाँ रुको रुको एक सेकंड, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए। प्राची आवाज कट रही है बेटा आपकी। ओके प्राची रुको, अभी मैं पढ़ा तो मैंने पढ़ाया नहीं तुमको कुछ। अभी इसके फॉर्मूला यूज कैसे करो समझ तो लो पहले इसको। जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। ओके Yes. हाँ हो गया तो बताना।